ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है और इसकी बाजार में अधिक मांग रहती है, जिससे अच्छा मूल्य मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने सहजन की खेती कर रखी है, उन्हें इससे अधिक उपज मिले, इसके लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो इस समय सहजन की फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर लालू प्रसाद यादव से। दूसरा इसमें खास बात ये होती है कि इसको खेत में लगाने के बाद में मुख्य रूप से फल वाले पौधों में 3 से 4 साल बाद में फल लगता है। सहजन बहुवार्षिक कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। इसके बाद में लगाने के बाद में हम इसमें शुरुआत में 15 दिन में 2 सिंचाई करते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। इसके बाद में जब पौधा लगभग 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर की हाइट का हो जाए तो हम उसको पिंच कर देते हैं, काट देते हैं, जिससे उसमें ब्रांच ज़्यादा से ज़्यादा निकले और उसका फैलाव ज़्यादा हो। क्योंकि इसकी टहनी बहुत नाजुक होती है तो काटाई छटाई नहीं करेंगे तो इसकी ऊपर में बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और बाद में टूटने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। तो पिंच करने या काटने 70 सेंटीमीटर की हाइट पे काटने से अधिक शाखाएँ निकलेगी और अधिक फूल और फलियाँ लगेगी। सर्दियों में इसकी हम कटाई छटाई करते हैं। दिसंबर के महीने में हम इसको लगभग 1 से 1.5 मीटर की हाइट पे इसको काट देते हैं, जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं। और काटने के बाद में फरवरी मार्च के महीने में ये वापस फुटान में आ जाती है और फिर इसमें फ्लावरिंग जून जुलाई में शुरू हो जाती है। जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। इसमें जो मुख्य बीमारी है वो बहुत कम लगती हैं। इसमें जो लीफ ईटिंग कैटरपिलर, जो पत्तियों को खाने वाला कीड़ा है, उससे बचने के लिए हमें बारिश की ऋतु शुरू होने के बाद में जैसे ही बादल साफ हो, मौसम साफ हो, उस समय हमें इमिडाक्लोपीड का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के 1 से 2 छिड़काव करने पर उससे आसानी से बचा जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई इसमें नीम से तैयार नीम ऑयल का भी प्रयोग इसमें छिड़काव में ले सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो इसमें कोई मुख्य बीमारी और वो ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए किसान भाई इसको कम कीमत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बहुत अच्छी फसल है। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है। इसके बाद में इसकी कच्ची फलियों की सब्जी तोड़ सकते हैं और पकी हुई फलियों को भी दाल में और रसम बनाने में उत्तरी भारत में इसको कच्ची फली के रूप में सब्जी बना के खाया जाता है और दक्षिण भारत में इसको दाल में डाल के रसम बना के इनमें डाल के और इसको खाया जाता है। पोषक तत्वों की मात्रा को देखते हुए बहुत ही उपयोगी है। शरीर के बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। फूल की भी इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, पत्तियों की भी सब्जी बना के खा सकते हैं और इसकी जो पुराने पेड़ की जड़ और छाल है उससे त्वचा से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को
ख़त्म करने के लिए, बचाव करने के लिए किसान भाई काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही तीसरे साल से इसमें जो उत्पादन है वो हमें लगभग 15 से 20 किलो कच्ची फलियाँ, जो टेंडर फलियाँ हैं, वो मिल जाती है। और जब बाद में बीज बनने की अवस्था में हमें 3 साल बाद में लगभग 30 से 35 किलो और बीज हमें 500 ग्राम से 600 ग्राम प्रति प्लांट मिल जाता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजिट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसके नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया। ये देखिए, ये सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भीड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं या खरीफ फसलों की कटाई के बाद खाली होने वाले हैं, वो उन खेतों में तोरिया की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस फसल से भरपूर उत्पादन तभी मिलेगा जब इसकी बुवाई से लेकर फसल में किए जाने वाले सभी कार्यों को वैज्ञानिक तकनीकों के आधार पर करेंगे। तो आप कैसे करें तोरिया की उन्नत बुवाई, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धवेंद्र सिंह। आज हम आपके बीच में बात करेंगे तोरिया की खेती। देखिए किसान भाइयों, इस समय हम देख रहे हैं कि हमारी बरसात एंड होने को है और ये तोरिया जो ऐसी फसल है जिसको कि हम जो है अल्प अवधि में यानी कि 85 लेकर 90 दिन में हम उगा सकते हैं और उसके बाद में हम गेहूं की फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्प अवधि की फसल है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। तो इसके लिए जो प्रजातियाँ हैं जैसे JT1 है, जवाहर तोरिया 1 और PT 303, पन तोरिया 303, भवानी है, इन प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने तोरिया की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी तथा संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रबंधन के बारे में। यानी कि जो हमारा समय है उसमें जो है हम 2 फसलें ले सकते हैं जहां हमारे पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं। तो सबसे पहले हम खेत की तैयारी करें। खेत को जो है हैरों से, इस समय देख रहे हैं कि किसान भाइयों के खेतों में घास खड़ी हुई है, तो हैरों से जुताई करें और हैरों से जुताई करने के बाद में उसमें कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद में पाटा जरूर चलाएं, क्योंकि नमी का संरक्षण करना है। तो उर्वरक की मात्रा मैंने आपको बताई है, इसमें जो 60 किलोग्राम नत्रजन और 30 से लेकर के 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर हम बोने के समय प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जो नत्रजन है उसकी आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमको पहली सिंचाई के बाद में प्रयोग करना है। तोरिया की फसल की उचित वृद्धि और विकास हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का भूमि और बीज जनित रोग न आए, इसके लिए आपको बीज का उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। तो बोने से पहले हम इसका बीज उपचार जरूर करें। तो बीज उपचार के लिए 2 दवाएं हैं, जैसे थीरम और कार्बनडाजिम, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बीज वाले बीज जनित रोग जो है इसमें काफ़ी आ जाते हैं। तो बीज जनित रोगों के बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम इसमें जो है बीज शोधन जरूर करें। और बीज शोधन के लिए जो थीरम दवा आती है और कार्बनडाजिम, 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम
दोनों को मिलाकर के हम 1 किलो बीज में दवा मिलाएं और उसके बाद में हम इसको जो है बुआई करें। और इनका जो बीज की मात्रा है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको प्रयोग करना है बुआई के समय पर। और जो बुआई करना है, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। हमको इससे बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है उत्पादन अधिक मिलेगा। और तूरिया की फसल अगर हम समय से बो देंगे तो हमारा गेहूं की फसल भी समय से हो जाएगी और एक ही समय में हम जो है 2 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि हम 25 दिसंबर के आसपास गेहूं बोते हैं तो हमें जो लेट सोइंग प्रजातियां हैं उनसे जो अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। अगर जैसे जैसे हम लेट होते चले जाते हैं उधर हमारे तूरिया की फसल लेट होती है, जिससे कि हमारा गेहूं लेट होता है और उसका उत्पादन हमें अच्छा नहीं मिलता है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम 2 फसलें ले लें एक ही समय में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सितंबर तक इसकी बोनी कर दें। तोरिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। दूसरा इसमें खरपतवारों के लिए देखिए, हम क्यों लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, तो हम इसमें जो है जैसे हम बिल्डिंगकरण करते हैं तो उस समय भी हम अगर खुरपी से इसके खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अगर खुरपी का प्रयोग नहीं करना है या हमारा श्रम महंगा पड़ता है तो जैसे ही हम बोनी करते हैं, बोने के तुरंत बाद पेंडीमेथ्रिन दवा आती है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके हम अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारे खरपतवार नहीं जमेंगे। दूसरा ये कि इसमें जो सिंचाई है इसमें आपके 2 पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सिंचाई तो हम जो है जैसे हमने 20 दिन पर थिनिंग कर दें और थिनिंग करने के बाद बिल्डिंगकरण जो कहते हैं, हम जो पौधों को दूर करना है और उसको करने के बाद में हम जो है पहली सिंचाई फूल आने से पहले कर दें और दूसरी सिंचाई जब हमारा फलियाँ दाना बन रहा हो उस समय सिंचाई कर दें, तो हमें फिर और आवश्यकता नहीं पड़ेगी सिंचाई की। दूसरा इसमें जो अगर कोई रोग आता है तो उसके लिए समय समय पर निगरानी करते रहें। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या विभाग जो भी कृषि विभाग है वहाँ संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव चकेरी, जिला सवाई माधोपुर के अमरजीत ने। आपने इस समय भेड़ों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने भेड़ पाल रखी है उन क्या क्या प्रक्रिया करना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि तो ये बरसात का टाइम होता है, इस समय भेड़ में जो मुख्य रूप से बीमारियां आती हैं वो सीजनल बीमारियां होती हैं और वो जीवाणु जनित और वायरस जनित दोनों प्रकार की होती है। तो जहां तक संभव हो भेड़ को जहां तक संभव हो सूखी स्थान पर रखें और उसको जो चारा हम दे रहे हैं उसका 50% हरा चारा और 50% सूखा चारा खिलाना चाहिए। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खाने पीने का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर कम खर्च आता है। अब भेड़ के यदि छोटे बच्चे हैं, जो मेमना होता है, उसके बचाव के लिए भी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आती है, एक तो उसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो डीवॉर्मिंग एक करवानी चाहिए, क्योंकि वो बरसात के टाइम में आता है। पशु गीला चारा या स्वच्छ पानी नहीं देते हम, जो पानी है ख़राब है या उसमें कुछ रखा हुआ पानी पिला देते, उस वजह से उसके आंतों में और पेट में कीड़े पड़ जाते। उससे बचाव के लिए डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए। हर 6 महीने में ये प्रति पशु को करना चाहिए। लेकिन भेड़ में यदि बच्चे की छोटी अवस्था में तो डीवॉर्मिंग की एक दवा आती है, वो पिलानी चाहिए, जिससे उसके आंत में और पेट में जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वो बच्चा है अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा दूध पिएगा और अच्छा चारा खाएगा। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ नहीं रखें।
वायरस जनित में जो सबसे भयंकर बीमारी आती है इसमें भेड़ में, वो है खुरपका व मुँह पका, क्योंकि मुँह से और खुरों के पास से छाले पड़ जाते हैं जिससे उनमें से पानी सा निकलता रहता है। तो इस बीमारी के रोकथाम का सिर्फ एक ही इलाज है, भेड़ को सूखे स्थान पर रखना चाहिए, पानी में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर भेड़ को आपने रखा है, जहाँ पर भेड़ का बाड़ा है, उसको ज़मीन ऊंची होनी चाहिए और सूखी बालू रेत उस पर रखना चाहिए। उसके लिए और साल में ये 2 बार टीका लगता है, खुरपका और मुँह पका का 6-6 महीने के अंतर में। दूसरा इसमें आता है भेड़ में कि बरसात के टाइम में एक है पशु प्लेग आता है, बुखार आता है और उसके दस्त हो जाते हैं पशु प्लेग से। भेड़ में ये बहुत ज़्यादा तगड़ी बीमारी आती है। वो उसका कारण यह है कि नमी रहित गीला चारा खिलाने पे, बार बार हरा चारा ही दे रहे हैं, तो उसको उसमें पोषक तत्व या मिनरल मिक्सचर की मात्रा नहीं देने के, क्योंकि कैल्शियम की कमी से उसके अंदर जो जीवाणु हैं या उसके जो पूर्ति नहीं कर पाते, तो इस स्थिति में उसको कैल्शियम आधारित चारे का, प्रोटीन आधारित जैसे दलहन का चारा, सूखा चारा जैसे ग्वार फली का, मूंग का छिलके, उसके फलियों का छिलका, ऐसे उसके चने की पत्तियों का चारा भेड़ को अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे इस बीमारियों से बचा जा सकता है। और पानी की मात्रा देखें तो हम दिन में 3 बार की जगह 2 बार ही पानी दें, क्योंकि बरसात में पानी की ज़्यादा वो नहीं होती, तो दिन में 2 बार पानी, और वो भी कैल्शियम आधारित पानी पिलाना चाहिए जिसमें चूने की मात्रा होनी चाहिए। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।